सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक बूढ़ा दर्जी अपने काम में बड़ा मसरूफ़ था कि उसका छोटा बेटा दुकान में दाखिल हुआ और कहने लगा कि अब्बा जान, मैंने अपने इब्तदाई कायदे को अच्छे तरीके से याद करके अपने उस्ताद को सुना दिया और उस पर उस्ताद ने मुझे अगली जमात में शामिल भी कर लिया। अच्छा, ये सुनकर बाप ने अपने बेटे को मुबारक दी तो बेटा कहने लगा कि आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं ये कायदे याद कर लूँगा तो आप मुझे ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन सबक सिखाएंगे, तो आज आप वो वादा पूरा करें। जिस पर बूढ़े दर्जी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं मेरे बेटे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मुझे तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसूल बताने हैं, बस मैं ज़रा काम से फारिग हो जाऊँ तो फिर बताता हूँ। तुम ऐसा करो कि वो ज़रा कैंची पकड़ो। बेटे ने बाप को कैंची दी तो बूढ़े दर्जी ने कैंची के साथ एक बड़े कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। अच्छा, कपड़ा काटने के बाद दर्जी ने कैंची को ज़मीन पर रखे जूतों में फेंक दिया और फिर उसने सुई उठाई और उसमें धागा डाला, उन टुकड़ों को सीने से लगा लिया। अच्छा, उन टुकड़ों को एक दूसरे के साथ समझ लें कि सी करना इंतहाई एक खूबसूरत लिबास में तब्दील कर दिया और सुई को सर पर बंधे जो अमामा है ना उसमें लगा दिया। फिर बूढ़े दर्जी ने बच जाने वाले धागे को जेब में डाल दिया। अब दर्जी का बेटा हैरत से खड़ा सब कुछ देख रहा था कि उसका वालिद कर क्या रहा है। उसे रहा ना गया, उसने पूछ लिया कि अब्बा जान, आज तो आपने अजीब काम किए हैं जो मैंने कभी भी आपको करते हुए नहीं देखे। आपने महंगी कैंची को ज़मीन पर जूतों में और सस्ती सुई को सर पर अमामा में रख दिया और आपने ऐसा किया क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही। उसका दर्जी बाप मुस्कुराते हुए कहने लगा कि बेटा, मेरे पास वो बड़ा कपड़ा एक ख़ानदान की मानत था जिसको कैंची ने छोटे छोटे टुकड़े बना दिया। तो कैंची उस शख्स की मिसाल है जो आपस में मजबूत रिश्तों में दरारें डालकर उन्हें जुदा करने या अलग करने पर मजबूर कर देता है, और सुई की मिसाल उस शख्स जैसी है जो इन रिश्तों को दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ता है, और धागे की मिसाल एक मददगार जैसी है जो अगर सुई में ना हो तो वो सी नहीं सकती। अब मेरे बेटे, तुमने ज़िंदगी भर इस नसीहत को याद रखना है कि बाज़ाहिर जो कीमती दिखाई देने वाले लोग हैं, जो रिश्तों को टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, उनकी जगह कैंची की तरह इन जूतियों में है, और हमेशा जोड़ने वाले लोग जो सुई की तरह बाज़ाहिर आम से क्यों ना दिखाई दें, उन्हें हमेशा सर पर बिठा कर रखना। अरे, दर्जी ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आखिरी बात बड़े पते की वो ये कि मैंने धागा जेब में रखा था। इससे मुराद कि कोई भी काम करने से पहले आसपास अपने मददगार जो है ना उन पर ज़रूर नज़र रखनी है कि कहीं उसको तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं है। और सियासत की अगर बात करें तो यहाँ भी सब के सब रहबर एक दूसरे को कैंची की तरह आपने देखा कि काटना चाहते हैं, और हुकूमत के बकौल अपोजिशन ने पहले भी DGISI की तैनाती के मामले पर अपनी सियासी कैंची से हुकूमत के पर काटना चाहे, लेकिन अपोजिशन अपने इस मकसद में नाकाम रही। और अब हुकूमत का ये दावा भी बड़ा सही, बड़ा दुरुस्त साबित हो गया, क्योंकि पाक फ़ौज और हुकूमत ने मुशावरत के साथ, बाहमी मुशावरत के साथ नए DGISI की तकरूरी कर दी है, और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नए DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी कर दिया गया। अब इसके बाद अपोजिशन की कह लें कि सारी जो हसरतें हैं, सारी ख्वाहिशात हैं, वो दम तोड़ चुकी हैं। अब नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेंगे, और जो जारी नोटिफिकेशन उसमें कहा गया है कि जिस समरी के छठे पैराग्राफ में दिए गए अफसरान के पैनल को वज़ीर आज़म ने देखा और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती की मंजूरी दी। अच्छा, नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है कि GISI के जो मौजूदा DG हैं वो 19 नवंबर तक बतौर डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस अपनी खिदमात जारी रखेंगे। अच्छा, नए जो DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उनके प्रोफाइल की अगर ज़रा मैं बात करूँ तो ज़रा सुनिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का ताल्लुक जो है वो पंजाब रेजिमेंट से है, और उन्हें कमांड और जो इंस्ट्रक्शनल मामलात हैं उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, वसी जो कह लें कि तजर्बा है, और वो कोर कमांडर कराची के तौर पे खिदमात अंजाम दे रहे थे। अब इससे पहले उन्होंने कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी खिदमात अंजाम दी हैं, और ऑपरेशन रद्द फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ के ओहदे पर भी वो तैनात रहे हैं, और उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अस्ब के दौरान कुरम एजेंसी हंगों में भी ब्रिगेड कमांड की है, और वो मशरकी सरहद और LOC पर भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं,
और उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ यूके से तालीम हासिल की है और इसके साथ साथ उन्होंने एशिया पैसिफिक सेंटर बाराई सिक्योरिटी स्टडीज़ होनोलुलु से भी डिग्री हासिल की है। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बास्केटबॉल और क्रिकेट के भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। अब नाज़रीन, उनके प्रोफाइल पर नज़र डालने के बाद बड़ा क्लियर होता है, वाज़ेह होता है कि नए DGISI तालीमी और पेशा वराना हर लिहाज से बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, तजुर्बाकार हैं और अब नए DGISI का मामला हल हो और हमें इस बात की बड़ी खुशी है। लेकिन अब हुकूमत के बकौल ऑपोजिशन के मुंह पर 12 बज गए हैं और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने तो आपको पता है कि पहले कह दिया था ना, क्या कहा था उन्होंने, ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने फवाद चौधरी को। फवाद ने पहले भी आपको याद होगा कहा था कि नए DGISI की तकरूरी का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा। एक मखसूस तबका जो इस मामले पर खेल खेलना चाहता था वो नाकाम हो चुका है। और फवाद चौधरी ने पहले भी कई बार अपोजिशन को बाकायदा मैसेज दिया, पैगाम दिया कि अपोजिशन इस हसास मामले पर जो मर्जी कर ले, लेकिन उनको अपने करप्शन मुकदमात का तो हर सूरत जवाब देना ही होगा। और उन्होंने आपको याद होगा चौधरी साहब ने यह भी कहा था कि उनके जो मुखालिफिन इदारों को आपस में लड़ाने की जो ख्वाहिश है ना, वो दिल में रखें और ज़रा अपनी रसीदें तलाश करें, क्योंकि उन्हें अपने अमाल का, अपने माल का, अपनी करप्शन का जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, जब इस हसास मामले पर ऑपोजिशन ने अपनी सियासत चमकाना शुरू की तो उस वक्त हुकूमती वज़ीरों ने यह कहा था कि जो ऑपोजिशन हर घंटे बाद अपने पास से और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मन घड़त बातें करना शुरू कर देती है। ये लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन इनको इससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और वज़ीर इत्तलात की मामलात पेश गोई है वो भी सही साबित हो गई, दुरुस्त साबित हो गई। इसलिए अब हुकूमत का कहले पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई दे रहा है। और शेख रशीद साहब भी ये कह रहे हैं कि जी अब नए DGISI की जो तैनाती है उसके बाद जो तमाम अफवाहें हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। शेख साहब का क्लिप ज़रा चलाइएगा। सुना आपने शेख रशीद साहब को, क्या कह रहे हैं वो कि जी हुकूमत और फ़ौज में जो मामलात हैं बड़े अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से तय हो गए हैं और अपोजिशन जो बातें कर रही थी वो सब हवाई बातें साबित हुई हैं। अब नाज़रीन, हुकूमत के बकौल अपोजिशन ने जो अपनी कैंची है ना उसके ज़रिए यहाँ भी हुकूमत को काटने की हर तरह से कोशिश की, लेकिन हुकूमत और पाक फ़ौज ने समझ बूझ के साथ कह लें कि मामला बड़े अच्छे तरीके से हल कर लिया। और शायद यही वजह है कि हुकूमती तर्जुमान इसको अपोजिशन की बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ी शिकस्त करार दे रहे हैं और कह रहे हैं जी अब इस अहम मामले पर अपोजिशन के पास सियासत करने को तो कुछ बचा ही नहीं है। तो अब वो महंगाई की आड़ में हुकूमत को एक बार फिर से अपनी सियासी कैंची से काटना चाहती है, लेकिन वो कहते हैं जी अब भी ये अपोजिशन नाकाम ही होगी। अच्छा, अब इस वक्त मुल्क का जो सबसे अहम मरज़ है ना वो महंगाई ही है और लग ऐसा रहा है कि जैसे महंगाई ने गरीब की ज़िंदगी तो बर्बाद करने का पूरा इरादा किया हुआ है। लेकिन सोने पे सुहागा ये कि अपोजिशन बज़ाहिर तो मुल्क की खैर ख्वाही और बकौल अपोजिशन के महंगाई के खिलाफ अवाम के लिए सड़कों पर निकली है, महंगाई के खिलाफ और अवाम के हक में, अवाम के लिए, अवाम के दर्द में, अवाम के दुख में बाहर निकली है। लेकिन सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले तमाम लोगों की राय ये है, ज़्यादातर लोगों की, कि इस वक्त अपोजिशन को अपना जो सियासी मंजन है ना वो फ़रोग करने की बजाय महंगाई के खिलाफ वाकई अपना कोई अगर कोई किरदार है वो अदा कर सकते हैं, वो अदा करें प्रैक्टिकली। और इसके लिए ज़रूरी ये कि अपोजिशन हुकूमत को अच्छी नीयत के साथ, मतलब खुलूस नीयत के साथ मशवरे दे और सर जोड़कर हुकूमत के साथ बैठे। फिर पता चले ना कि अवाम का कितना दर्द है और उसका कितना हल निकालना चाहते हैं लोग अपनी अपनी अना को, अपने अपने ज़ाती मुफादात को साइड पे रख के। क्योंकि अपोजिशन के मुताबिक वो तो सिर्फ अवाम को खुशहाल देखना चाहती है, उनका तो जीने का मकसद इस टाइम पे सिर्फ अवाम की खुशहाली है, ऐसा ही कहते हैं ना अपोजिशन वाले। लेकिन अपोजिशन इस मामले में सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी रास्ता तलाश करना चाहती है और ज़ाहिरी सी बात है अपोजिशन को अपनी सियासत करने का इससे बड़ा और ज़बरदस्त मौका कहाँ मिलेगा, क्योंकि महंगाई बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ी चली जा रही है और पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो खाने पीने की अशिया उनकी कीमतें तकरीबन 2 गुना हो गई हैं और अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक जो बिजली के निर्ख हैं वो 57% 57% इजाफे से 4 रुपये 6 पैसे फ़ी यूनिट से बढ़कर कम से कम 6 रुपये 38 पैसे फ़ी यूनिट की सतह पर आ गए। और खाने पीने की अशिया की अगर मैं बात करूँ तो उनकी कीमतों में सबसे ज़्यादा जो इजाफा है जी खुर्दनी घी और जो तेल हैं उनकी कीमतों में हुआ है। घी की फ़ी किलो कीमत 108% इजाफे से 356 रुपये तक पहुंच गई। रुपए की कदर कम और तेल की कीमत बढ़ने का जो असर है वो भी साफ साफ नज़र आने लगा है। और अब आवाम पर मज़ीद पेट्रोल बॉम्ब गिरने का इम्कान है, क्योंकि 1 नवंबर से पेट्रोल मज़ीद महंगा होने का जो इंदिया है ना वो दिया जा चुका है। अब इसके अलावा मुल्क की तारीख में जो पहली बार ओपन मार्केट में डॉलर की कदर है 175 रुपये से ज़ायद हो गई है। अब ये सारी जो सूरत हाल है, सिचुएशन है, इससे निमटने के लिए
हुकूमत को मज़ीद कर्ज लेने के अलावा कोई ऑप्शन, कोई चारा ही नज़र नहीं आ रहा है। और अब खबरें ये भी गर्म है कि जी हुकूमत ने जुलाई से सितंबर के दौरान मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। अब जाहिर सी बात है, इतनी बुरी खबरों के बाद अवाम हुकूमत पर तनकीद ही करेगी ना, और अपोजिशन इस बात का फ़ायदा ही उठाएगी और सड़कों पर निकल आई। और अब ये सारी जो सिचुएशन है ना, इसको देखते हुए शहबाज शरीफ साहब उन्होंने भी पर तो लिए। वो कहते हैं जी हुकूमत की माशी पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत, LPG और दीगर अशिया की कीमतों में मजीद इजाफे की पार्लियामेंट में भरपूर मुखालफत का ऐलान भी किया है। और विफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को ये कहती है कि जी आपने तो पार्लियामेंट में मिसाके मईशत की ऑफ़र की थी, अगर इतनी ही मुल्क की फ़िक्र है तो अपने मुआशी प्लान जो हुकूमत के साथ शेयर कर, और आपके मुआशी प्लान बेहतर हुए तो हुकूमत उन पर अमल भी करना शुरू कर देगी। लेकिन अब अपोजिशन जो है ना, वो मेरे ख्याल से हुकूमत को मशवरा तो कोई नहीं देने लगी, ना कोई मुआशी प्लान देंगे, लेकिन हर सूरत टफ टाइम जो है ना वो ज़रूर देना चाहेंगे। शायद कंगना अब्बासी साहब का भी क्लिप होगा, ज़रा वो भी चला दीजिएगा ना आपने अब्बासी साहब को। अब्बासी साहब कहते हैं जी पेट्रोल की कीमतें प्राइम मिनिस्टर नहीं बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं जी ये IMF बढ़ा रहा है, और आज मुल्क के मामलात IMF ही चला रहा है, इमरान खान साहब नहीं चला रहे हैं। बकौल इनके कि IMF जो कहता है हम वही करते हैं, हमें वही करना पड़ता है। और शायद कंगना अब्बासी साहब इन तमाम मसाइल का हल भी बता रहे हैं। इनके बकौल मसाइल का हल ये कि मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएँ। और डील से मुताल्लिक इन्होंने मरियम नवाज साहिबा के मौक़िफ़ को ही दोहराया कि जो बात होनी है वो आवाम के सामने होनी है, रिकॉर्ड पर होनी है, और मुस्लिम लीग नून को खुफिया मुलाकातें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा नाज़रीन, मेरे ख्याल में अब जब बात है ना वो महंगाई की होती है, तो अपोजिशन दरमियान में जो डील है, नैब कवानीन है, इनमें तरमीम की बात जो ले आती है, और फिर ऐसे को भी बात करने का मौका तो मिलेगा ना कि अपोजिशन महंगाई का बाकायदा एक लिबादा ओढ़कर हुकूमत से मकासद कुछ और हासिल करना चाहती है, यानी बेवकूफ़ी किससे बना रहे हैं। अच्छा, अब शायद का कान अब्बासी साहब की तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी हुकूमत के बोरिया बिस्तर गोल करने की बातें कर रहे हैं, और बल्कि मैं अगर कहूँ कि उन्होंने क्रीज से निकल कर ही हुकूमत पे तनकीद के छक्के बरसा दिए तो गलत नहीं होगा, ज़रा खुद ही सुन लीजिए। अवाम पर नाजायज़ हुक्मरान मुसल्लत हो जाएं तो उस मुल्क में बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह उस मुल्क से बरकतें उठा लेता है, ऐसा कहना था ख्वाजा आसिफ साहब का। ख्वाजा आसिफ साहब शायद ये समझते हैं कि जी हुकूमत नाजायज़ है, और अब इस नाजायज़ हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर आज़म पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया, क्या कि जी इमरान खान साहब अवाम के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो चोरों और माफियाज के लिए काम करते हैं। और क्या कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब? वो कह रहे हैं जी कि अवाम इस हुकूमत की सूरत में अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। अब नाज़रीन, PDM की जानिब से हुकूमत पर भरपूर तरीके से यलगार की जा रही, लेकिन क्या PDM बयानबाजी के अलावा प्रैक्टिकली यानी अमली तौर पर हुकूमत को कोई सियासी नुकसान भी पहुँचा सकेगी? ये एक अहम सवाल है। अब PDM की तरफ भी महंगाई पर हुकूमत पर खूब तनकीद कर रही है, कहने के गरज रही है, बरस रही है खुलकर। बिलावल का ज़रा क्लिप चलाइएगा जी। सुना आपने बिलावल को। अगले जुमे पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ निकल रही है, और बिलावल ये समझते हैं कि हुकूमत मुल्क में जो बढ़ती महंगाई है उसकी जिम्मेदार है, इसीलिए वो एहतजाज करके हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि PDM में नहीं है, इसीलिए वो PDM के मुकाबले में हुकूमत के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहती है। एहतजाज की सूरत में तो एहतजाज का इरादा रखती है, और हुकूमती वज़रा ने तो PDM के बिखर जाने के बाद से कह दिया था क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये मुकाबला होगा कि कौन सी जमात बेहतर अपोजिशन करी, इनका आपस में इनका मुकाबला चलता रहेगा। अच्छा, जमात अमीर भी महंगाई पर कुछ फरमा रहे हैं, बल्कि हुकूमत को बाकायदा आप कह लें कि ललकार रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस मुल्क में अनारकी फैल गई है और इसकी जिम्मेदार ये हुकूमत है। क्लिप चलाएगा ज़रा। सुना आपने सिराजुल हक साहब को। अब हुकूमत कहती है अपोजिशन महंगाई जैसे अवामी मामले पर हुकूमत पर कैंची चलाकर कह रहे हैं कि अपना उल्लू सीधा करना चाहती, लेकिन अब इनकी कैंची को अवाम ने जंग लगा दी है, इसलिए कैंची अब शायद नहीं चलेगी, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में महंगाई ने 70 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खाने पीने की अशिया की कीमतों में हमने देखा कि दुगना इजाफा हो गया। घी, तेल, चीनी, आटा, मुर्गी के गोश्त की जो कीमत है तारीखी सतह पर पहुंच गई है, और वफाकी हुकूमत के माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए रबा माली साल 2021-22 की जो पहली सहमाही है इसके दौरान मजमूई तौर पर 3 अरब 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन ने कर्ज़ों से मुतालिक जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, वो जारी की हैं, जिनमें बताया गया है कि जी रवा माली साल के पहले 3 महीने में पाकिस्तान को 17 अरब रुपए की ग्रांट्स मौसूल हुई हैं,
और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हुकूमत ने कमर्शियल बैंकों से 45 करोड़ 70 लाख डॉलर का कर्ज हासिल किया है और जो एशियाई तरक्याती बैंक है उसने पाकिस्तान को 45 करोड़ 99 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया है। अब दूसरी जानिब आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की तारीखी बेकदरी है उसके बायस 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। और ओगरा ज़राए का ये कहना है कि पेट्रोल 8 रुपये, हाई स्पीड डीजल जो है वो 9.5 रुपये, मट्टी का तेल 7 रुपये और लाइट डीजल की कीमत 6.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे माशियात किसी तारुफ के मोहताज ज़ुबैर मोतीवाला। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैर साहब, डॉलर के ओपन मार्केट जो रेट है वो मुल्क की तारीख में पहली बार 175 रुपये पे पहुँच गया है और ये जो इंटरबैंक मार्केट है उसमें डॉलर की कदर 174 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। तो डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और ये जो गिरती हुई मईशत है, क्या इसकी वजह यह है कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो नाकाम हो रही है, हुकूमत को हैंडल करना नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजी बनानी नहीं आ रही है, हिकमत अमली सही नहीं है, या आपको और भी कोई वजूहात दिखाई देती है? देखिए जी, जितनी बातें आपने कही ना सारी हैं। मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजी भी ठीक नहीं है और हिकमत अमली भी ठीक नहीं है। ठीक है। और जो इस वक्त जो सप्लाई एंड डिमांड का जो डॉलर की जो हालत है उसको अगर आप देखें तो उसके सारे असबाब हमारे सामने हैं। उन असबाब का कोई सद्देबाब नहीं किया गया। प्रॉब्लम क्या है जो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर अब 175 पे डॉलर पहुंचा है तो डॉलर भी एक कमोडिटी है। डॉलर जब आप डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो रुपया नीचे जाएगा, क्योंकि रुपए की कदर जब भी कम होती है जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है। उसी तरीके से हमारे यहाँ ये डॉलर की जो है आज जो पोजीशन है 175 रुपए, ये इसकी 175 भी क्रॉस कर गया। लास्ट जो बैंक रेट आए थे वो 175 रुपए 50 पैसे हो गए। मतलब ये तारीखी हुदूद सारे रिकॉर्ड जो है ना वो डॉलर ने अपनी बुलंदी की तोड़ दी है पाकिस्तानी करेंसी के सामने। तो अगर हाल रहा तो इसके रिपरकशंस आपको इन्फ्लेशन का एक मतलब बहुत बड़ा एक भौचाल आ जाएगा। और आप देखें जो ये महंगाई की जो बात करते हैं, ये अभी आपने महंगाई देखी ही नहीं है। जो ये 175 रुपए का जब माल यहाँ उतरेगा कराची की पोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान जब वो इम्पोर्ट करेगा, आप ये देखें जो आपने अभी जो बात की बिल्कुल इंट्रो में कि जो है ना 8 रुपए जो है ना पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, 9.5 रुपए डीजल के दाम बढ़ेंगे। ये जो चीजें हैं तो बिल्कुल देखें ये होनी है और इसका असर डायरेक्ट जो है ना वो पॉपुलेशन के ऊपर आता है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें कहाँ जाके रुकेंगी। अगर इनको रोक हम नहीं सकते और ऊपर से स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो बयान दिया, माशाल्लाह वो कैसा बयान है कि जी ये तो जो है ना डॉलर अगर महंगा हो गया तो उन लोगों को फायदा हो गया जो रेमिटेंसेस भेजते हैं। मेरा उनसे सवाल ये है कि कितने लोग रेमिटेंस करते हैं। और दूसरी बात ये है बीबी कि देखें डॉक्टर साहब, आप ये अगर मिसाल के तौर पर मैं इनकी बात मान भी लूं तो ये जिनको उनको बुला के पूछूं कि जो आज को 175 रुपए में जो चीजें लेनी पड़ रही हैं वो 150 रुपए में लेते थे, उससे उतनी महंगी हो गई, तो उसका उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और ये बिल्कुल ये बात करनी बिल्कुल अच्छा ज़ुबैर साहब, ये भी बात, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये भी कहा जाता है अक्सर कि जी महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही, पूरी दुनिया में हो रही है, ये कोई नई बात तो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही है। तो लोगों की बड़ी दिल आज़ारी होती है। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में सवाल उठाती हूँ, आप माहिर मुआशियात हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आप भी ज़रा आज ये समझाइएगा इन लोगों को जो कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हो रही। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि अगर बाकी दुनिया में महंगाई होती है ना तो वहाँ लोगों की आमदनी में भी इजाफा होता है, सिर्फ महंगाई नहीं होती जा रही होती और आमदनी वहीं की वहीं खड़ी है। देखिए बात ये है, उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि पर कैपिटा इनकम को अगर आप जब तक नहीं देखेंगे और फिर अगर ये बात करेंगे कि अमेरिका में भी महंगाई हो गई, अमेरिका में जो महंगाई हुई है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो $2400 भी खानदान गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनको वैसे ही घर बैठे दे रही है। और उसके अलावा जो उनके काम है वो अपने उसकी वो स्पेंडिंग इकोनॉमी है, उसका हम कैसे अपने साथ मुकाबला कर सकते हैं। आप मुकाबला करें ना श्रीलंका के साथ, आप मुकाबला करें बांग्लादेश के साथ, आप मुकाबला करें इंडिया के साथ, जहाँ जो है ना जो वहाँ दाम है चीजों के, आप उसके वहाँ आटे के दाम देख लें, वहाँ शुगर के दाम देख लें और यहाँ के देख लें। टेक्निकली अगर आप इसको मुझे पूछें कि ये एज ए इकोनॉमी के लिहाज से या इकोनॉमिस्ट के लिहाज से ये कैसे होना चाहिए, तो बात उसमें बिल्कुल सीधी सी है डॉक्टर साहबा कि ये जो इसको जो छोड़ देना, इसको ढील दे देना। देखिए आज तक बहुत सारी जो है ना लोग, बहुत सारे गवर्नर्स बने, हमने हमेशा रुपए को प्रोटेक्ट किया और रुपए को प्रोटेक्ट करने के तरीके मौजूद हैं, जिसमें जो रेगुलेटर यानी स्टेट बैंक जो होता है उसमें इंटरवीन करता है और रुपए की कदर को मजीद गिरने से बढ़ाता है। आप इसको अगर ये कहें कोई, देखिए 3 फैक्टर उसके अंदर साफ साफ है कि पर कैपिटा इनकम आप देख लें, फिर
जो महंगाई का बोझ है वो आवाम कितना बर्दाश्त कर सकती है, कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन ले रहे हैं, उनके अंदर कितना इजाफा हुआ, ये सबसे बड़ा बैरोमीटर है। और ये पिछले 5 साल के अंदर तकरीबन कोई 15% लोग जो बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए, जो पहले थे वो 25% के करीब थे, कुछ 40% के करीब बिलो द पॉवर्टी लाइन जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जो मैं सुनता हूँ, वो मैं सुन के आ रहा हूँ। ये अगर इन बातों को अगर देखें तो गवर्नमेंट को, मेरा ख्याल है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि इसके अंदर मेजर्स लेने चाहिए। हमको इसको डॉलर की जो बुलंदी है, जो एकदम ऊपर की तरफ दौड़ है, उसको रोकने के लिए इकदाम करने चाहिए। स्टेट बैंक को इंटरवीन करना चाहिए ओपन मार्केट के अंदर एज अ प्लेयर, और जो प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है ना कोई तरीक़ेकार के साथ हमको इसको रोकना पड़ेगा, वरना ये कैसे होगा। ठीक है। अच्छा जुबैर साहब, जो पेट्रोल की कीमत आए दिन बढ़ जाती है, तो इसमें हुकूमत अक्सर कहती है कि इसमें हम कसूरवार कैसे हो सकते हैं, वो अपने आपको पता है पूरी वो एक कहानी सुनाना शुरू कर दी जाती है। तो ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, आसान अल्फाज में ज़रा नाज़रीन को समझाइएगा, इसमें हुकूमत किस हद तक कसूरवार होती है? देखिए, पेट्रोल की कीमत वाकई दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ी है, और उसी प्रोपोर्शनेट से अगर वो बढ़ाते हैं तो इंडिया में आपको जो मिसाल देते हैं कि इंडिया में हमारे से ज्यादा महंगा पेट्रोल है, तो उसके अंदर वहाँ की पर कैपिटा इनकम फसलों की वैल्यू आप देख लें, उनके यूनिट टर्म्स में तो वो 50 रुपए का है ना पेट्रोल। अगर उनके 100 रुपए का पेट्रोल और मेरा 133 रुपए का पेट्रोल, मेरे को अपनी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देख के 133 का ही पड़ता है, तो मेरे वो बारे में नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करना, फिर जहां आपका मर्जी है, जहां आपको ठीक लगे वहां से आप इसको कंपेयर करें। देखिए, इसका एक सिंपल मैकेनिज्म, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अभी आपने जो बजट बनाया वो आपने 150 रुपए के बजट, 150 रुपए के एक्सचेंज रेट के सामने रख के बनाया, ठीक है ना। अब आपका एक्सचेंज रेट हो गया 175 रुपए। अगर कोई कमोडिटी अदर देन पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कमोडिटी एक आदमी इंपोर्ट कर रहा है, अगर वो इंपोर्ट कर रहा है तो 150, अगर $1 की कर रहा है तो पहले 150 रुपए की पड़ती थी, आज 175 रुपए की पड़ रही। अब एक इसके अंदर समझने की जो बात है, जो हुकूमत नहीं कर रही, मैं उनको ये देना चाहता हूँ कि ये 25 रुपए जो एक्स्ट्रा है, जो 150 की जगह पे 175 हो गया, अब उसमें गवर्नमेंट किस बात के पैसे बना रही है? गवर्नमेंट ने तो अपना बजट बनाया 150 रुपए के हिसाब से गिन के, अब 125 हो गया, तो इसका मतलब 25%, 25 रुपए के अगर आप 40% जो इसके ऊपर फ्रंट लोडिंग हमारे हर माल की इंपोर्ट पे होती है, तो आपको 10 रुपए बन गए। अब ये 10 रुपए के ऊपर जो 40% आप 4 रुपए जो ले रहे हैं, ये तो महंगाई आप खुद कर रहे हैं ना। इसको तो आप ब्रेक लगाएं और आप अपने कन्वर्जन रेट को कस्टम ड्यूटी कलेक्शन और सेल्स टैक्स कलेक्शन के 150 के ऊपर आप रखें, तो आप महंगाई का हिस्सा तो ना बने ना, आप महंगाई करने में हिस्सेदार बन गए ना। उसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि 4 रुपए आपने भी कलेक्ट कर दिए। अब अगर मुझे वैसे ही महंगा पड़ रहा था, 25 रुपए के हिसाब से मुझे 40% ड्यूटी देनी पड़ रही थी 25 रुपए के ऊपर, 10 रुपए 4 रुपए आप भी लेके चले गए। ये जो है, ये महंगाई के अंदर आपको महंगाई कम करनी है तो आप अपने बजट के अंदर रहें, और फिर आप कहते हैं कि हमने टैक्स बहुत बड़ा कलेक्ट कर दिया और हमने सीलिंग बस कर दी और 180 अरब रुपए ज्यादा कलेक्ट किए। 180 रुपए आपने ज्यादा कलेक्ट नहीं किए, आपके एफर्ट्स नहीं है, ये वो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस है जिसकी वजह से वही क्वांटम का जो माल आया उसके ऊपर आपने टैक्सेस ज्यादा वसूल किए। यही महंगाई का हिस्सा है, तो गवर्नमेंट को कम से कम उस महंगाई को बढ़ाने में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने बड़े खुल मौक़िफ़ दिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से तज्ज़िया किया, पूरी सूरत हाल को समझाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसके बाद ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है, और ये जो एक मुसलमान क्रिकेटर हैं उनको पाकिस्तान को जो जिताने के हवाले से उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं कि जी आपने जानबूझकर ऐसी बॉलिंग करवाई कि पाकिस्तान को जिता दिया गया, किस किस्म की मेंटालिटी है हिंदुस्तान में, इस पर खुल के बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सलाम है उन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को रहबर बनाते हुए नए वतन के मुतालिबे को ताकत बख्शी थी, और सलाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दूरअंदेशी को जो उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले 1/3 मुसलमानों को आज़ादाना शनाख्त बख्शी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तकसीम हिंदुस्तान के वक्त कांग्रेस परस्त मुसलमानों को मुखातिब करते हुए क्या खूब कहा था कि उनकी आने वाली नस्लें अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करने में गुजार देंगे। और नाज़रीन, भारत में मुसलमानों की ज़िंदगी वाकई अजीरन हो चुकी है। बाकायदा रियासती सरपरस्ती में इंतहा पसंद हिंदू जो टोलियाँ बनाकर मुसलमानों की जान और इमलाक पर हमलावर हो रहे हैं, और रियासती इदारे बाशमुल पुलिस, फ़ौज, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है वहाँ तक इंतहा पसंदी का सबूत देते हुए मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आते हैं। और सोशल मीडिया पर इंतहा पसंद सारिफीन ने
भारतीय टीम के जो वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं मोहम्मद शामी, उन्हें निशाने पर रखा हुआ है। और मैच हारने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा जहर उगलने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो थम नहीं रहा है। उन पर गद्दारी, दुश्मन का एजेंट होने का, पाकिस्तान से पैसा लेने का, इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, उधर भारतीय पंजाब के तालीमी इदारों में भी जो कश्मीरी तलबा हैं उनको मारा पीटा गया, लाठियों से, डंडों से। मसल्ला दर्जनों इंतहा पसंद अफराद कश्मीरी तलबा पर टूट पड़े और उन्हें बुरी तरह से मारा। अच्छा, इसके अलावा भारतीय मीडिया के मुताबिक जो रियासत राजस्थान है, वहाँ पे मुसलमान खातून टीचर नफीसा तारी ने भारत की पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड किया। और उसके बाद क्या हुआ जी, मुसलमान खातून स्कूल टीचर को पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाने पर नौकरी से निकाल दिया गया। और अगर मैं बात करूं भारतीय फिल्म स्टार, मतलब बॉलीवुड का एक बड़ा स्टार शाहरुख खान, उनके बेटे की गिरफ्तारी की, तो उस पर जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा कि जी आर्यन खान को उनके नाम खान की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, यानी मुसलमान होना उनका कसूर है और वो भारत में रहते हैं, ये उनका कसूर है। और ये कहा है कि जी गुजरात पोर्ट पर जो 3 टन मनशियात के वाक़ये के मुकाबले में शाहरुख खान के बेटे के वाक़ये को मीडिया सिर्फ मुसलमान होने की वजह से ज़्यादा उछाल रहा है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान से तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, बकौल कायदे आज़म के तकसीम के वक्त हिंदुस्तान में जो रहने का फ़ैसला करने वाले मुसलमान हैं वो अपनी सारी ज़िंदगी हिंदुस्तान से वफ़ादारी साबित करने में गुजार देंगे, और आज वही सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग तो हिंदू जहनियत को समझते हैं और उससे भी ज़्यादा जो ब्राह्मण जहनियत को समझते हैं, उनके दिलों में कभी ये शक नहीं था कि ये लोग किस जगह पे कैसे जाएंगे ये लोग। देखिए, थोड़ी जिसको भी तारीख की थोड़ी बहुत समझ है, मुसलमानों की इस खित्ते में आमद से पहले यहाँ पर इंसान एक बदतरीन गुलामी के शिकार थे। यहाँ पर खुद ही हम मजहब लोगों ने, ब्राह्मणों ने अपने 60-70% लोगों को इंसानियत से भी कमतर दर्जा देकर रखा हुआ था। इस कदर ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन थी, इतना ज्यादा सब कुछ था। ये उनके ये मैथोलॉजी का हिस्सा है, ये मैं तो कोई अपने से बात नहीं कर। फिर जब मुसलमान इस खित्ते में आए तो लोगों को पता चला कि भाई ये तो एक नई सोच है जहाँ पे इंसान इंसान के बराबर है, और उस सोच ने ब्राह्मण्स का जो होल्ड थी उनके अपने लोगों के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता कम करनी शुरू कर दी। ब्राह्मण ये भूला नहीं है। इसलिए मुसलमान को, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखिए ना तो पाकिस्तान का नक्शा बड़ा वाज़ेह कर देता है कि ये वो खिता है जिससे गुजरकर हिंदुस्तान पे हमेशा हमले होते रहे। तो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान खास तौर पर पाकिस्तानियों के ऊपर भारत में कभी कोई जगह नहीं थी। भारत में एक जनरल साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल, जो उनके चीफ बनने की तरफ जा रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करा के उनको खत्म कर दिया गया। आज तक आपने सुना है कितनी बड़ी फौज है, उसमें कितने मुसलमान हैं। हालांकि मुसलमान जो है वो 25-30 करोड़ मुसलमान है वहां पे, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि जा सके। मुसलमानों की जगह कौन सी रह गई है स्पोर्ट्स में, जहाँ पे वो अपनी काबिलियत की बिना पर, जिस शामी की आप बात कर रहे हैं, ये एट वन टाइम इंडिया का सबसे खतरनाक स्ट्राइक बॉलर था। ये आज उसको निशाना इसलिए बना दिया गया है कि मुसलमान भी है और कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी जरा बेहतर नहीं थी। बाकी टीम की कहां से परफॉर्मेंस कितनी अच्छी हो गई थी, उनसे किसी ने नहीं पूछा इस चीज से। शाहरुख खान के बारे में आपने बताया, हमारे जो मुसलमान लोग हैं वहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं है। उनके तालीमी इदारों में, उनकी अफवाज में, उनकी जो सिविल सर्विसेज है उसमें मुसलमानों की वहां पे कोई जगह नहीं है। और एक खास मंसूबे के तहत देखिए, उन्होंने जब उनका आइन बना था आर्टिकल 25 पढ़िए आप उनका, उसमें उन्होंने हिंदुओं में किन को शामिल किया है कि हिंदू बाय देमसेल्फ मेजॉरिटी में नहीं थे। उन्होंने सिखों को भी हिंदू में शामिल कर दिया है, जैन्स को भी हिंदू में शामिल कर दिया है, बुद्धों को भी हिंदू में शामिल कर दिया हिंदुओं में। ये उनके आइन का सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ये है उनके ऊपर, ताकि हिंदू मेजॉरिटी बन जाए और मुसलमानों के पास वो जो भी जहाँ भी उनको मौका मिल सकेगा मुसलमान वहां पे आगे न जा सकेंगे। तो ये तो इस्तेहसाल की बुनियाद पर ये भारत बना है, इसकी बुनियाद ही यही है। इसलिए मुझे कभी कोई शक नहीं रहा, ना ही मुझे कभी इस चीज पर हैरानगी होती है कि मुसलमानों के साथ जो सलूक वहां पे रखा गया है। देखिए, हमें आसाम भूल जाता है। आसाम में जिनको बंगालियों को लेकर आए थे, जिनको तरबियत दे के उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, ये सारे वो खानदान हैं जिनका एक कानून के साथ उन्होंने एक साइन के साथ
वो 17 लाख खानदान वो भारत बता रहा है, लेकिन जो मेरी खबर है वो 40 लाख खानदान है। उनको अगर 5 आदमी पर खानदान लगाए तो 2 करोड़ इंसानों को यकमुश्त उन्होंने शरीयत मंसूख कर दी उनकी। इनमें वो लोग भी शामिल थे जो भारत के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे कारगिल हो दूसरी जगह, वो मुसलमान भी शामिल थे। आप भारत के बारे में अगर किसी को कोई शक था तो मोदी साहब ने जिस तरीके से मुसलमानों के साथ कश्मीर में रवैया रखा हुआ है, किसी को शक तो रह जाना चाहिए नहीं था। लेकिन ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी ये है कि मुसलमान इस बात को नहीं समझना चाहते नहीं है। आप देखिए इस वक्त दुनिया में 3 शदीद किस्म की इंतहा पसंद सोच इस वक्त प्रवान चढ़ रही है। सबसे पहले जूश ज़ायनिज़्म, उसके बाद ब्राह्मण ज़ायनिज़्म और तीसरा सबसे खतरनाक क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म। ये तीनों का निशाना कौन है? ये किसके खिलाफ आगे बढ़ रहे हैं? ये लोग किसके खिलाफ इनके इत्तेहाद भी हो रहे हैं, किसके खिलाफ ये मिलके मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं? इनका दुश्मन कौन है? इनका मुसलमान। मुसलमान इस बात को समझ नहीं रहे। हमारे दोस्त ममालिक जिनको ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हुए तकते नहीं है, वो इस अपने आप। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जनत साहब, ये सब जो हैं ये मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मतलब मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अंदर से ही मुसलमानों से घबराते हैं, डरते हैं, खौफजदा हैं। देखिए आप हमारा तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम अपने, मैं कोई इतना बड़ा मुसलमान आदमी नहीं कि मैं ये दावा करूं कि मैं बहुत नेक और पाक नहीं, मैं नहीं। लेकिन आप इसकी ताकत देखिए, जो पैगाम है, जिस दिन से ये पैगाम इस दुनिया में आया है उस दिन से लगातार इसके जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। वो कहां से बढ़ रहे हैं? वो हिंदुओं से मुसलमान बन रहे हैं, क्रिश्चियन से मुसलमान बन रहे हैं और ज्यू मुसलमान बन रहे हैं, क्योंकि उनको सबको पता है हक क्या है और उस हक की तरफ जाते हुए देख के ये घबरा रहे हैं। इनको ये पता है कि ये वो तर्ज जिंदगी है, क्योंकि दीन तो हमारा एक तर्ज है पूरी जिंदगी का, वो तर्ज जिंदगी है जो हक पर मबनी है और जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है। तमाम तरह कोशिश के बावजूद, हमारे मुसलमानों की तमाम तरह ब्लंडर्स के बावजूद, हमारे अपने दीन से दूरी के बावजूद लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे हैं। फ्रांस में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। बरतानिया को ये डर पड़ा हुआ है कि किसी दिन आएगा कि मुसलमान यहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे। जी, तो आप ये देख तो रहे हैं ना क्या हो रहा है। ठीक है, सही। अच्छा जरा सा भी आरएसएस की सोच ने, हमने देखा कि खेल के मैदानों को भी नहीं छोड़ा। हारने पर जो गुस्सा है वो कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद करके निकाला गया। फिर मुसलमान टीचर ने पाकिस्तान की टीम की हिमायत की, उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, यानी नौकरी से निकाल दिया गया। और अपनी टीम के जो मुसलमान बॉलर हैं तो हद ही हो गई ना जनरल साहब, कि उन पर इतनी तनकीद कर दी गई कि उन्हें गद्दार करार दे दिया कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा खेला, ऐसी बॉलिंग करवाई कि पाकिस्तान को जिता दिया। ये किस किस्म की सोच है? देखिए, हार तो बड़ी दूर की बात है ना। वो तो पाकिस्तान के, अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले एक हॉकी मैच हुआ था भारत, हमारे नौजवानों ने, जिस तरह खुशी में नौजवान हॉकी खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, खुशी का इजहार है, उन्होंने अपनी शर्ट उठा के पूरे उसमें भागे, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत शदीद किस्म की नारेबाजी हो रही थी। ये रिएक्शन हुआ उसका जी। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को खिलाने से इनकार कर दिया। और उनका जो क्रिकेट का कप्तान था, जो आजकल बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ गंगुली ने इंग्लैंड में बैठ के इंग्लैंड की टीम से जीतने के बाद अपनी शर्ट उतार के बड़े गलीज अंदाज में उसने सब कुछ किया था। उसके बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। देखिए, मुसलमान होना जुर्म है, बस भारत में मुसलमान होना जुर्म है। बिल्कुल, वहाँ मुसलमान होना जुर्म है, मुसलमान होने की सजा मिलती है वहाँ पे। अच्छा जनरल साहब, दुख इस बात पर होता है कि चले वहाँ पे, अगर चले एक कह सकते हैं कि जी जो हिंदुत्व सोच वाले लोग हैं वो मुसलमानों से लड़ाई कर लेते हैं, माइनॉरिटीज़ को दबा दिया जाता है, मतलब उनका कानून भी, उनका जो सिस्टम है पूरे का पूरा, पुलिस को आप देख लें, सब लोग साथ मिल जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। मतलब उनकी रियासत ही मुसलमानों के खिलाफ इस टाइम पे चल रही है, निज़ाम ही मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है और दुनिया खामोश है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा है भारत। दुनिया को आप मैं ऐसे कहूँ, 3 जो बदतरीन किस्म की इंतहा पसंदाना सोच है वो सिर्फ दुनिया में हुक्मरानी कर रहे हैं। मुसलमान के हाथ में खिलौने बने हुए। ये भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, उनको क्यों नजर आएगा? ब्राह्मण ज़ायनिज़्म, क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म
और ज्यूश जानवर। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ पर हैं ये लोग, फ्रांस, बर्तानिया, इंग्लैंड, अमेरिका, सारी मगरबी ताकतें हैं उन सब। और जो हिंदू रियासत तो एक ही है, तो भारत है उसका। और जो टेल इज वैगिंग द डॉग, अच्छा जरा साहब ये बड़ा जी, अच्छा जरा साहब ये ना सिर्फ ये जो आम मुसलमान है बल्कि जो बड़े बड़े वहाँ के फिल्म स्टार हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बड़ा नाम बनाया, देखा जाए तो भारत का नाम रोशन किया। अब शाहरुख खान है तो वो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बॉलीवुड की फिल्में हिट होती हैं, उनसे कितना कमाते हैं ये लोग। अच्छा ये अगर मैं उनकी एग्जांपल दूं आपको, उनके साथ उनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। फिर ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं इनकी हिंदू बीवी हैं, मतलब इन्होंने हिंदू औरतों से शादियाँ की हुई हैं, उनको घरों में लेकर आए, मंदिर तक उनके लिए बनवाए, इसके बावजूद अब तक इनको अछूत कहा जाता है। कुछ साल पहले शाहरुख खान ने न्यूयॉर्क के एक मैगजीन में, आपने सुना होगा, इंटरव्यू में कहा था कि जी उन्हें मुसलमान होने की वजह से जो 9/11 का वाक़या था उसके बाद सख्त तनकीद का निशाना बनना पड़ा है, और अक्सर औकात उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जी उनकी जो सारी हुब्बुल वतनी है वो अपने पड़ोसी मुल्क के लिए। देखिए मुसलमानों का जुर्म है ना, मुसलमान होना जुर्म है। वहाँ पे इन लोगों ने एन एक्स्ट्रा माइल जो बात कहते हैं, अपने आप को भारत के वफादारी सबूत देने के लिए उन्होंने अपने आप को हिंदुआना रंग में रच भी लिया उनके साथ। उनका लहजा, उनकी जुबान, उनका ड्रेस, उनका सारा कल्चर भी अपना लिया। अब उसके बावजूद उनको माफ नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमान है भाई, मुसलमान है, नाम है ये हिंदू भी हो जाएंगे, इनको नहीं माफ करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कभी माफ नहीं करेंगे इनको। दूसरा बड़ा जुर्म ये है इनका कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें परफॉर्मेंस काउंट करती है। स्पोर्ट्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे जो हमारे मुसलमान लोग हैं उनको अगर आप निकाल दें तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री में है कौन? खासतौर पर जो मेल एक्टर्स हैं उसमें है कौन का? इतनी बड़ी वो है, सारा दिन वो नाच गाना उनके दीन का हिस्सा, उनके मजहब का हिस्सा है उनका। वहां पर भी जब हमारा सिंगर जाता है वो छा जाता है उसके, वो तुमको गाने भी नहीं गाने देते वहां पे। तो आप क्या क्या गिनाएं जिसके ऊपर बात यहाँ पे खत्म होती है कि भारत ने मुसलमान होना जुर्म है, और आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पे आप कहर टूट रहा है, कश्मीर में, फलस्तीन में। बिल्कुल सही, आपने एक जुमले में आपने एक जुमले में बिल्कुल सही बता दिया कि भारत में जो सबसे बड़ा जुर्म है वो मुसलमान होना है, और मुसलमान होना वहाँ पे इतना बड़ा जुर्म है जिसकी सज़ा वहाँ के मुसलमान बेचारे भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की। ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।